बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। हम करें तो पुरअमन एहतजाज और वो भी अवाम की उमंगों के मुताबिक, कोई और करे तो इंतशार होगा। मेरे मियाँ साहबान के दौर में एक बार फिर शहर इक़्तिदार बन गया है एहतजाज और धरनों का मरकज। पीटीआई के दौर में महंगाई के खिलाफ होने वाले एहतजाज और धरने पुरअमन थे। अब किसी और जमात को धरने और उसकी इजाजत ना दी जा सकी। एहतजाज और धरनों से अवाम को होगी परेशानी, मगर यह फरीजा मेरे मियाँ साहबान की हुकूमत खुद ही बड़े अहसन तरीके से अदा करते हुए दिखाई दे रही है। पीटीआई और जमात इस्लामी के एहतजाज के पेश नजर जहां जहां मेरे मियाँ साहबान की हुकूमत है, वहां वहां दफा 144 नाफिज कर दी गई। कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए। सियासी जमातों के कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। और इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने पुरअमन तरीके से पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाई गई दफा 144 की खिलाफ वर्जी की और आतिशबाजी की, रास्ते भी बंद किए। गो मरियम नवाज गो के नारे भी लगा दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने 55 वोटों पर खड़ी हुकूमत को अपने साथ का ताना भी दे डाला। पीपल्स पार्टी ने खिलाफ वर्जी की, मगर किसी की गिरफ्तारी ना हुई, ना किसी के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। ये फायदा है मेरे मियाँ साहबान की हुकूमत के इत्तेहादी बनने का। नाज़रीन, आज बात करेंगे शहर इक़्तिदार में जमात इस्लामी की जानिब से धरने के हवाले से कॉल की गई। इससे पहले भी जमात इस्लामी ने धरने के हवाले से कहा था, लेकिन वो मुहर्रम उल हराम के एहतराम में उसको मनसूख किया गया और दोबारा आज उस पे जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से धरने का ऐलान किया और वहाँ पर जमात इस्लामी के काफिले वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रुकावटों का सिलसिला जारी है, हुकूमत वक्त की तरफ से रुकावटें खड़ी की गई हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज जो है वो एहतजाज की कॉल दी है। ये एहतजाज, ये धरना जो है, ये किसी जाती मफाद के लिए नहीं, पाकिस्तान के अवाम के लिए महंगाई के खिलाफ और बढ़ती हुई बिजली के बिलों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, अद्वियात की कीमतों में इजाफा, ये उससे मुतालिक एहतजाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रात सदर आरिफ अलवी, सदर जो है आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बर्थडे का दिन मनाने के लिए हुकूमत पंजाब से इजाजतनामा तलब किया, लेकिन उस पर इजाजत तो ना दी गई। लेकिन दफा 144 के बावजूद जो आज़ादी फ्लाईओवर है वहां पे आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, गो मरियम नवाज गो के नारे भी लगाए गए। ना तो किसी पे मुकदमा दर्ज हुआ, ना किसी को कोई पकड़ धकड़ की गई। ये फायदा मिला इत्तेहादी होने का या क्या सिलसिला है, इस पे बात करेंगे। दूसरा, एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तरक्की का जो है सफर शुरू होता है तो इंतशारी टोले सामने आ जाते हैं। माजी में भी ये देखा गया कि हम तरक्की के सफर पर गामजन थे तो इंतशारी टोले सामने आ जाते थे। इसी वाले से कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो खत्म हो चुकी, हम नए इलेक्शन की तैयारी के लिए अवाम को कहते हैं कि अवाम नए इलेक्शन की तैयारी करें। तो इस पे बात करेंगे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान नए इलेक्शन के का मुतहम्मिल हो सकता है। अवाम महंगाई की जद में है, IMF के प्रोग्राम्स हैं, दूसरी जानिब दहशत गर्दी का सामना है। तो इस तरह की सूरत हाल में नए इलेक्शन के बारे में सोचना कैसा हो सकता है, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है अरसलान फारूक, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने कीमती वक्त दिया। अरसलान साहब, क्या कहना चाहेंगे, जो एहतजाजी सिलसिला जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इत्तेहादी जमातों की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से भी धरना दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विफाक में ये सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया हमजा भट्टी साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने स्टार एशिया न्यूज से ये हॉट सीट के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। आपकी टॉपिक सिलेक्शन बहुत अच्छी है। मैं इससे आपके लिए दुआ दूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपकी कामयाबी के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी आपने बात की कि पीटीआई और जमात इस्लामी के एहतजाज की और हुकूमत के दोहरे मेयार की। देखें, एहतजाज करना तो जमहूरियत के अंदर जमहूरी पार्टियों का ये उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है। और ये बड़ा जरूरी होता है कि अगर आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो मौजूद हैं और आप किसी भी हुकूमत के खिलाफ उसके किसी भी इकदाम के खिलाफ सड़कों पर आते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एहतजाज आप करते हैं, तो इसकी हर मुआशरे के अंदर इजाजत मौजूद है। अगर हम बरतानिया की मिसाल लें तो आपके सामने है, वहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट
स्टेट के बाहर जो है वो बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का एहतजाज होता है, हुकूमत से इजाजत ली जाती है, हुकूमत उसकी इजाजत देती है, टाइम ड्यूरेशन उसका तय होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप एहतजाज करेंगे, और लोग आते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर एहतजाज होता है और अपने मुतालबात पेश कर दिए जाते हैं। हुकूमत उस समझ के कि उनको संजीदा लिया जा सकता है, उन मुतालबात के ऊपर बात की जा सकती है, तो यकीनन बात होती है, ये दुनिया जहां के अंदर प्रैक्टिस मौजूद है। लेकिन ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी हुकूमतें माजी के अंदर भी रही हैं और मौजूदा हुकूमत भी उसी डगर पे चली हुई है जिस डगर के ऊपर चलते हुए शायद इनकी रूह को तस्कीन तो मिलती है लेकिन जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं होती। मैं आपके सामने मिसाल दूंगा कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर थे तो वो भी उस वक्त की मौजूदा उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ इसी तरह की जुबान, इसी तरह के उसके हथकंडे इस्तेमाल किया करते थे और मुख्तलिफ विक्टिमाइज्ड पॉलिटिक्स जो है वो की जाती थी। और जब आप किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार करते हैं तो फिर यही कुछ होता है कि आपको फिर निकालने के लिए लोग जो है वो डेमोक्रेटिक रास्ते भी इस्तेमाल करते हैं और अनडेमोक्रेटिक रास्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं। खान साहब ने जो कुछ उस वक्त बीज बोया था आज वो बीज काट रहे हैं। बदकिस्मती से उन्होंने भी वही प्रैक्टिस अपनाई थी जो मार्शल लॉ के अंदर अपनाई जाती है। मार्शल लॉ के अंदर डिक्टेटर जो होता है वो इसी तरह से जो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो उनको सीज कर देता है और यहाँ पर भी आज यही कुछ हो रहा है। खान साहब ने भी वही कुछ किया और आज की जो मौजूदा हुकूमत है वो भी अब देखें मतमा नजर क्या है जमात इस्लामी के एहतजाज का। आप हमजा साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि हम बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, हम हुकूमत को घर भेजने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। जो कि उनका यकीन इस बात पे मौजूद है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जो मौजूदा महंगाई है इस महंगाई की लहर को खत्म होना चाहिए और बिजली के जो ज्यादा बिल आ रहे हैं उन ज्यादा बिलों का जो वजह है उस वजह को भी खत्म होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने आईसीपीस के साथ जो एग्रीमेंट किए हुए हैं उन एग्रीमेंट्स को आप रिविजिट करें और आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो अरबों रुपया दे रहे हैं उसको खत्म करें। अब हमजा साहब मैं आपके नाज़रीन को समझाने के लिए जरा कैपेसिटी चार्जेस की एक मिसाल देता हूँ आपके सामने। जी जी। एक जनरल स्टोर की दुकान हो, करियाने की दुकान जिसको आम जुबान में कहा जाता है, आप उसके पास जाएं और उससे पूछें कि तुम्हारे पास 2 किलो चने की दाल मौजूद है, वो कहे जी बिल्कुल मेरे पास 2 किलो चने की दाल मौजूद है। आप उससे रेट पूछें और रेट पूछ के आप वापस मोड़ना शुरू कर दें तो वो आपको पीछे से पकड़ ले और कहे कि भाई 2 किलो चने की दाल के पैसे दे के जाओ। वो कहे कि भाई मैंने तो ली नहीं आपसे, मैंने तो सिर्फ रेट पूछा है, तो आप किस मत में मुझसे चने की दाल के पैसे मांग रहे हैं। तो आपने वो ये कहेगा कि भाई आपने मुझसे पूछा, मेरे पास चीज मौजूद थी, आपने ली नहीं, लिहाजा आप कसूरवार हैं, अब आप उसकी पे करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये जो आईसीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगे थे 2013-14 के अंदर, उस वक्त ठीक है एनर्जी क्राइसिस अपने पीक पे था और उस वक्त की हुकूमत की मजबूरी थी और उन्होंने कौम से वादे किए थे। फिर कुछ उससे पहले लगे थे बेनजीर साहिबा के दौर के अंदर, कुछ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर भी ये प्लांट्स लगे थे। तो ये होता क्या है, वो कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी मौजूद है 1000 यूनिट बनाने की, आप हमसे लें वो यूनिट या ना लें, आपने हमें 1000 यूनिट पे करना है। तो ये है, ये जो बदकिस्मती से ये जो उस वक्त की हुकूमतों ने मुआहदे किए थे उसका बर्डन जो है वो आवाम की तरफ मुंतकिल कर दिया इन्होंने, और वो आवाम की तरफ मुंतकिल करने की वजह से आज जिसका 200 यूनिट का बिल यूनिट जिसके सर्फ हुए हैं उसका बिल भी जो है वो 10,000 की ब्रैकेट के अंदर आ रहा है और चाहे उसकी तनख्वाह 25 से 30,000 है। तो हमने सब ये एहतजाज जो है जमात इस्लामी इस नुक्ता नजर के ऊपर कर रही है। अब किसी भी हुकूमत को इस बात से मजबूर करना कि वो आवाम को रिलीफ दे और रिलीफ देने के लिए कोई भी मकतबा फिक्र, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो उठे और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे, तो मेरा ख्याल है हुकूमतों को इसके ऊपर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों इसलिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप भी अवामी जमात है, आपने भी अवाम में जाकर जवाब देना है। आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें कैसे बिल्ड हुआ है। जमहूरियत का दर्स भी दिया जाता है ना अरसलान साहब, जमहूरियत का दर्स देते हैं और दूसरी जानिब जो है वो इसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जैसे खुद कंट्रोल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए ना
इनके पास, इनको तो अवाम का दर्द इसलिए इनका खत्म हो गया है कि इनको लगता है कि ये और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट कर रही है। वही वाला कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब का था। अब इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल हो जाना, इस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ एक पेज पर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अवाम के दर्द को महसूस ना करें। अवाम की हमायत हासिल करने के लिए अवाम को रिलीफ देना पड़ता है। अगर आप अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो अवाम की हमायत हासिल नहीं होगी। ठीक है, आपने 2024 के इलेक्शन के अंदर आप फॉर्म 47 के नतीजे में कुछ जगहों के ऊपर आप जीत कर आ गए हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप ये एतमाद हासिल कर लें कि आप आइंदा भी इसी एतमाद के साथ जीत जाएंगे और अवाम के अंदर आप अगर डिलीवर ना भी कर पाए तो आपको कोई और आके जिता देगा। देखिए, हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। इमरान खान साहब जो थे वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर थे और वो ये सोचा करते थे कि 2023 का इलेक्शन भी वो जीतेंगे, वो फैज हमीद साहब को एक्सटेंशन दे देंगे, उसके बाद 2028 का इलेक्शन भी वो जीतेंगे और उनका 10 साल का प्लान था इक़्तिदार के अंदर रहने का। लेकिन एक प्लान आपका होता है, एक प्लान अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाते हैं और बस फिर वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। और फिर 8 अप्रैल 2022 की रात आपने और हमने हम सब ने देखी कि खान साहब जो है वो एक जमहूरी तरीके से अपने एतमाद की तहरीक आई और वो घर चले गए। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या हालात और वक्त बदलते देर नहीं लगेगी? क्या यहाँ पर कोई इंकलाब बर्पा नहीं हो सकता? इंकलाब बर्पा यकीनन हो सकता है। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और इस आवाम को जब आप रिलीफ फराहम नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर आप अवाम की ताकत के आगे नहीं ठहर सकते। इस अवाम को इन एहतजाज करने वालों का साथ इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए एहतजाज कर रहे हैं। मैं कम से कम जमात इस्लामी की हद तक तो बात कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उनका मकसद सिर्फ बिजली के बिल कम करवाना है, महंगाई की शरह को कम करवाना है, तो ये एक अवामी एहतजाज है। अब आगे पीटीआई के एहतजाज। अच्छा अहसान भाई, इसमें एक चीज आपसे इसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगा कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगर ये दावा करती है कि ये हमने नहीं किया, ये तो वजीर दाखिला साहब कर रहे थे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वजीर दाखिला भी तो इनकी हुकूमत का हिस्सा है ना, वजीर दाखिला भी तो इनकी कैबिनेट का नहीं, वो तो कहते हैं वो खिलाई मखलूक के भेजे हुए शख्स हैं, तो हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। देखिए, इस वक्त बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये नहीं कह सकते कि मोहसिन नकवी कोई और मखलूक है और हम कोई और मखलूक हैं, बल्कि आपके वोटों से वो पंजाब असेंबली से मुंतखब होकर सेनेटर बने हैं। वो कि उनकी आजाद हैसियत है, लेकिन वो आपके वोटों से वोट आपके और आपकी कैबिनेट का हिस्सा है। वो आपसे डायरेक्शंस लेते हैं, वो आप उनको ना सिर्फ उनसे रिपोर्ट तलब करते हैं, वो आपको रिपोर्ट देते भी हैं, तो आप उनसे अपने आप को अलग तो कर नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, कल को कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए जिससे इमरान खान साहब ने जिस तरह से कहना शुरू कर दिया था कि जी जनरल बाजवा जो है वो सारा कुछ किया करते थे, इमरान खान साहब तो बनी वजीर आजम थे, तो यहाँ पर आप जैसे अहले शऊर जर्नलिस्ट जो है वो ये सवाल पूछने में हक बजानिब है कि फिर आप इक़्तिदार में मौजूद क्यों थे अगर आप इतने बेबस थे? तो हम इनसे भी ये सवाल करेंगे कि अगर आप इतने बेबस थे तो आप इक़्तिदार के अंदर मौजूद क्यों थे? इनका जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट आपके सामने है। माफी चाहता हूँ, इनका आर्गूमेंट आपके सामने है। ये कहते हैं कि जी हमने तो रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को हमने कुर्बान कर दिया, रियासत बचा ली। और भाई, रियासत किसका नाम है? रियासत अफराद के मजमूए का नाम है। रियासत उस जमीन के टुकड़े का नाम है जिस पर आप हुकूमत करते हैं। रियासत उन अफराद पर मुश्तमिल होकर एक टुकड़ा बनता है जिसको आपने रिलीज देना है। आप अगर रियासत बचाने की वजह से अपनी सियासत को कुर्बान कर रहे हैं तो खुदारा आप उस रियासत का तहफ़्फ़ुज़ तो करें, उसको कम से कम उसमें बसने वाले लोगों का तहफ़्फ़ुज़ तो करें। आप उन लोगों को रिलीफ तो फराहम करें जिन लोगों को आप समझ रहे हैं कि आपने रियासत बचा ली। आप उस रियासत के हुक्मरान भी हैं, आप उस रियासत के अंदर बसने वाले बासियों को रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं और आप ये भी गुमान रखते हैं कि आप यूं ही इक़्तिदार जो है आपका तवील होता चला जाएगा और आप आवाम को रिलीफ भी नहीं देंगे और आपकी दाल जो है यूं ही जो है वो आपकी जो चीजें हैं वो यूं ही सर्विस रहेंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ हमजा साहब, मुझे ऐसा फील आता है कि
मौजूदा हुकूमत को हर सूरत में आवाम को डिलीवर करना चाहिए और इन्हें ये अपना आखिरी मौका समझते हुए डिलीवर करना चाहिए। देखिए, अगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चले, अगर मरियम डिलीवर नहीं करेगी तो मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल तो मरियम नवाज है ना। अगर वो आवाम के सेंटिमेंट के मुताबिक काम नहीं करेगी, आवाम को डिलीवर नहीं कर पाएगी, आवाम उससे मुतमिन नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? उससे 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 एक रियल ऑपोजिशन जन्म लेगी, उससे अवाम की ऑपोजिशन जन्म लेगी और आपको आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, मियाँ वाली के एक हल्के की। मियाँ वाली का एक हल्का है, वहां पर एक नेशनल असेंबली का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सुन के हैरान होंगे। जी जी। एक नेशनल असेंबली के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा किसी भी कैंडिडेट का, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए, जी जी, इस्टेब्लिशमेंट से हमायत याफ्ता एमएनए का इंतखाब लड़ रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर उनकी कंपेन भी कर रही थी कि आप हर आदमी को कह रही थी कि आपने इनको वोट देना। अच्छा, इमरान खान साहब के जो लोग थे वो भी वहां पर मैदान में मौजूद थे। इमरान खान साहब की, जाहिर है आपको पता है, मियाँ वाली उनका भाई हल्का है, वहां पर उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। अब जब इंतखाबात का नतीजा निकलता है तो जो खान साहब के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनके 1.5 लाख से ज्यादा वोट थे और जिनको इस्टेब्लिशमेंट के लोग चाह रहे थे कि ये जीत जाएं और जिनके लिए बकायदा माहौल बनाया जा रहा था, जिनको पूरी कंपेन करने का मौका दिया गया, जिनके लिए जोड़ तोड़ किया गया, बड़ी दूर से कोशिशें करके वापस लाया गया, उनके 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 वोट थे 20,000। अब जब 20,000 और 1.5 लाख का डिफरेंस था, उसको किसी सूरत कवर नहीं किया जा सकता था। आप जितने मर्जी वोट डाल दें, आप जितने मर्जी ठप्पे लगा लें, आप 20,000 की फिगर को 2 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से फिर ये होगा आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर कि आपका जीत का मार्जिन जो है वो बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। आपको आवाम 10% भी वोट नहीं करेगी और आपके मुखालिफिन को आवाम 100% वोट कर देगी। अच्छा अरसलान भाई, ये चीज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप क्या समझते हैं कि ये चीज मैटर करती है जब मुझे और आपको ये नजर आएगा कि हमें उसी तरह से जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट्स के साथ दोबारा से वापस लाया जाता है, दोबारा से आते हैं, तमाम तर केसेस खत्म हो जाते हैं, नाराजगियां खत्म, केसेस खत्म, आपकी हारी हुई सीटें भी आपको जो है वो तोहफे में दे दी जाती हैं, तो फिर आप डिलीवर भी उसी तरह से करेंगे, आप आवाम को भी उसी तरह से देखेंगे, फिर बस एक नारा लगाएंगे रियासत के लिए और पता है कि बाकी तमाम तर मामला तो फिर हमारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे जब आप मिनतरला कर लेंगे। देखिए जी, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से चले गए, अपनी एतमाद आ गई, तो जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन उनका पंजाब के अंदर उस तरह से वोट बैंक मौजूद नहीं है। तो पंजाब जो है वो आपको पता है कि 13 करोड़ की आबादी है, आधा पाकिस्तान है। यहाँ की आवाम ने डिसाइड करना होता है कि हुक्मरान उनका कौन होगा, सेंटर के अंदर किसकी हुकूमत होगी। तो जब यहाँ के डायनामिक्स को देखा गया तो पता ये चला कि नवाज शरीफ साहब के लाए बगैर गुजारा नहीं होगा और इमरान खान की रिप्लेसमेंट नवाज शरीफ ही हो सकती है, आसिफ अली जरदारी नहीं हो सकती। तो नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान वापस लाया गया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आए तो नवाज शरीफ साहब से गलती ये हुई कि उन्होंने उस तरह से कंपेन नहीं की जिस तरह से उनको करनी चाहिए थी। उनको पाकिस्तान की आवाम के अंदर, जाहिर है आप देखें इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो एशिया के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है एशियन पॉलिटिक्स में। अगर आप उठा के देखें, श्रीलंका की मिसाल लें, आप अफगानिस्तान की मिसाल लें, चाइना, एशियन कंट्रीज में टॉप पॉलिटिशियंस में आते हैं। ये 1981 के अंदर ये मिनिस्टर थे फाइनेंस के पंजाब के, 1985 के अंदर ये चीफ मिनिस्टर बने, 88 में चीफ मिनिस्टर बने और फिर 13.5 साल गवर्नमेंट जो है वो कर चुके हैं विफाक में। सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते इनको चाहिए था कि ये अपनी पर्सनालिटी को कैच करवाते, ये आवाम के अंदर जाते, अपने उस नारे को कंटिन्यू रखते जो वोट को इज्जत दो का नारा इन्होंने लगाया था। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम किया। इनके आप इलेक्शन कैंपेन तो आप उठा के देखें, आप हैरान होंगे सुन के कि पाकिस्तान को नवाज दो। व्हाट डज इट मीन भी पाकिस्तान को नवाज दो? आप सिंपल बात करो यार
कि पाकिस्तान की ये रियल इश्यूज हैं, रियल इश्यूज को मैंने इस तरह से एड्रेस करना है। फिर आपने अपने मुखालिफ को जेल के अंदर रखा और उस मुखालिफ को जेल में रख के आप ये बात कैसे भूल गए कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे को पसंद करती है। आप तो वोट ग्रैब कर रहे थे तो आप कम से कम इलेक्शन के उस फेज को इस तरह से गुजार जाते हैं हुकूमत अमली के साथ, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। अब आगे आ जाए, अब ये इक़्तिदार इनके पास आ गया, जैसे भी आ गया आपके सामने, आप फॉर्म 47 के नतीजे में इक़्तिदार इनके पास आ गया। अब इनके लिए जरूरी क्या है? अब इनके लिए जरूरी सिर्फ एक है कि ये डिलीवर करें। ये गैर जरूरी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ। मिसाल के तौर पर मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूँ। पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं। क्या मतलब है पीटीआई को बैन करने का? क्या इमरान खान को जमात को बैन करने से कोई फर्क पड़ेगा? माजी के अंदर मुख्तलिफ जमातें बैन होती हैं या नए नामों से दोबारा से आ जाते हैं, नजरियात उसी तरह से बाकी। ये एएनपी का चौथा नाम है। ये अवामी नेशनल पार्टी का चौथा नाम है। इससे पहले ये नेशनल अवामी पार्टी थी, उससे पहले ये अवामी पार्टी थी, उससे पहले पता नहीं कौन सी पार्टी थी। ये इनका चौथा नाम है। इससे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। आपको चाहिए ये कि आप अपने मुखालिफिन को दीवार में चुनने की बजाय, दीवार से लगाने की बजाय अब अपना गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दे, अब अपना डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे, आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की तरफ ध्यान दे। आपकी सुबह होती है और शाम होती है, इमरान खान आपकी जुबान पे है। इन सबको मेरा ख्याल है इमरान खान फोबिया हो गया, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। अरसलान साहब वो उस पे वो ये कहते हैं कि ये माजी की गवर्नमेंट है, खान साहब ने बेड़ा गर्क किया है, 3.5 साल में उन्होंने इस नहज पे पहुंचा दिया है कि हमें स्टेबिलिटी में जो है वो इसमें कंसिस्टेंट करते करते और अरसा दरकार है। अरसलान साहब ब्रेक पे जाना चाहूंगा, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। अरसलान फारूक सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा गवर्नमेंट जो है, हुकूमत वक्त है, उसको ये बात ज़रूर जहन नशीन करनी चाहिए कि रियासत जो है वो किसी खित्ते या एक महदूद टेरिटरी का नाम नहीं है, बल्कि रियासत जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। और जब आप पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर कौन सी रियासत बचाने की आप बात करें? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।